फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास विषय की कक्षाएं संस्थान में संचालित हैं। हम लोगों ने पाषाण काल से लेके 6th सेंचुरी बीसी तक की यात्रा हम लोगों ने किया। उसी में मौर्य वंश के बारे में कुछ परिचय आप लोगों से हुआ। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मौर्य वंश की हमारी पहली क्लास थी उसमें मौर्य वंश के इतिहास जानने के जो साक्ष्य थे आपके सामने प्रस्तुत किया गया। देखिए, इतिहास में साक्ष्यों का बड़ा महत्व है, एविडेंस का बड़ा महत्व है। वह जो साक्ष्य हैं कुछ अभिलेख के रूप में हैं, कुछ सिक्कों के रूप में हैं, कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं, कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। तो आज वही मौर्य वंश का हम लोग आज दूसरा क्लास करते हैं। देखिए, मौर्य वंश की उत्पत्ति के विषय में बड़ा विद्वानों में मतभेद है। तो उत्पत्ति का प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां से परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल का था, किस वंश का था, कौन कौन से साहित्य उसे शूद्र कुल में उत्पन्न बताते हैं। वृषण जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे साहित्य हैं कहते हैं कि नहीं, वह क्षत्रिय कुल का था। ज्यादा इसमें हम लोग विवाद में नहीं फंसेंगे, सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, उत्पत्ति का प्रश्न है। उत्पत्ति के प्रश्न में विद्वानों का दो वर्ग है, दो सिद्धांतों को मानता है। एक जो एविडेंस है वो ब्राह्मण साहित्यों का लिया गया है। ब्राह्मण साहित्यों में विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है, सोमदेव की कथा सरित सागर है। इसी के साथ साथ कुछ पुराण भी हैं। यह सारे साहित्य इस बात पे बल देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो वंश था, जो कुल था, वह निम्न कुल का था और उसे यहां तक बताते हैं कि वह शूद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। और अपने मत के समर्थन में तमाम तथ्य देते हैं। देखिए, पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी ये प्रमाणित करते हैं अपने तर्कों से कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था वह शूद्र था, शूद्र कुल में जन्म उसका हुआ था। और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की है, प्रसिद्ध रचना है, मौर्य वंश के बारे में जानने का साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषण का मतलब होता है शूद्र, वृषण का मतलब शूद्र होता है। तो हमारा जो निष्कर्ष कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा साहित्य, कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग करता है, विकल्प दे देगा तो उत्तर मारिएगा मुद्रा राक्षस। या अगला जो क्वेश्चन बनेगा पूछेगा कौन कौन से साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वंश से संबंधित करते हैं, तो विकल्प दे देगा पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, देगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी मारिएगा। देखिए, दूसरा जो हमारा वह है मत, जो हम साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, उसमें हम जैन और बौद्ध साहित्यों का सहारा लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य के उलट जो जैन और बौद्ध साहित्य हैं यह कहते हैं कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र नहीं था, निम्न कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य विशुद्ध रूप से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। अपने मत के कौन कौन से ग्रंथ हैं, इसमें महावंश है, बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश है, महाबोधि वंश है, दिव्यावदान है। तो महावंश, दीपवंश, महाबोधिवंश, दिव्यावदान और ये चारों बौद्ध साहित्य हैं, ये प्रमाणित करते हैं अपने इन
साहित्यों में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश जो था वह निम्न कुल का नहीं था, वह क्षत्रिय कुल का था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य किसी निम्न कुल के व्यक्ति को शासक मगध का नहीं बनाता। तो इससे भी ये लोग कुछ बात प्रमाणित करते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ जैन साहित्य हैं, जैसे कल्पसूत्र है और परिशिष्ट वर्मन है। कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन भी यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, यह चंद्रगुप्त जो मौर्य था वह क्षत्रिय था, क्षत्रिय वंश का था। और यह जो मौर्य और जैन साहित्यों में जो यह मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का था, इसकी पुष्टि जो होती है वह लौरिया नंदन स्तंभ में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से होती है। और मयूर की आकृति जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य चिन्ह था, मौर्यों का राज्य चिन्ह था। तो उत्पत्ति का प्रश्न है। उत्पत्ति के प्रश्न पे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन कौन से जैन साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, तो कल्पसूत्र है और परिशिष्ट वर्मन है। कौन कौन से बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश। ये सब टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हैं, तो इसको तो नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़िएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ विदेशी जो लेखक हैं यूनानी, कुछ सैंडोकोट्स कहते हैं, कुछ एंडोकोट्स कहते हैं और कुछ सैंडोकोप्टस कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है। और सैंडोकोट्स, एंडोकोट्स और सैंडोकोप्टस का जो समीकरण है उसको विलियम जोन्स चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित कर देते हैं। वह कहते हैं ये जो तीनों नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है। तो कौन कौन से विद्वान सैंडोकोट्स कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, प्रश्न पत्ता उठा के देखिए। तो देखिए मेगास्थनीज है इंडिका से संबंधित, स्ट्रैबो है, एरियन है, जस्टिन है। मौर्य वंश के बारे में लिखे हैं। तो मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, यह चंद्रगुप्त मौर्य को यह सैंडोकोटस नाम से संबोधित करते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय है 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व है। 321 ईसा पूर्व में इसका राजाभिषेक होता है। तो मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन सैंडोकोट्स कहते हैं। इसी के साथ साथ एरियन है, प्लूटार्क है, एरियन, प्लूटार्क, यह एंडोकोट्स कहते हैं। सैंडोकोट्स कंफ्यूज मत होइएगा, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन। लास्ट में आपको याद करवा देंगे, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, ये क्या कहते हैं, सैंडोकोट्स कहते हैं। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहते हैं। और एरियन और प्लूटार्क, यह एरियन सैंडोकोट से भी कहता है, एरियन एंडोकोट से भी कहता है। तो इसमें को एक याद कर लीजिएगा, प्लूटार्क यह एंडोकोट्स कहता है। एक विद्वान, एक विदेशी यात्री है फिलार्कस, यह कहता है सैंडोकोप्टस। तो सैंडोकोप्टस, एंडोकोट्स, सैंडोकोट्स, यह जो नाम लिए जा रहे हैं ये किसके लिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हैं। और तीनों नाम को किसने चंद्रगुप्त मौर्य कहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो से संबंधित जो थे विलियम जोन्स विद्वान व्यक्ति थे, कई पुस्तकों का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो यह तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग करते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है सैंडोकोट्स से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग करता है, तो उसमें विकल्प में सैंडोकोट्स भी दे देगा, एंडोकोट्स भी दे देगा, सैंडोकोप्टस भी दे देगा। फिर पूछ लेगा अगला क्वेश्चन, कौन कौन से विद्वान
चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इंडो-कोट शब्द का प्रयोग करेंगे तो दे देगा एरियन, 4 ऑप्शन दे देगा ए बी, बी सी, सी डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद कर लीजिएगा कौन को करते। अब देखिए जो इसकी तिथि है चंद्रगुप्त मौर्य की 321 ईसा पूर्व की तिथि है। देखिए कहीं कहीं इसे कहा जाता है, क्या बहुत प्रासंगिक नहीं है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक था। देखिए उस समय स्वतंत्रता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और यह जो प्रयोग किया गया है, यह कोटेशन या सिकंदर के संदर्भ में किया गया है कि सिकंदर पश्चिमोत्तर भाग पे आक्रमण करता है, उसको अपने कब्जे में लेता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी भाग को मगध के साम्राज्य में मिला लेता है, विदेशियों को यहां से भगा देता है। अब छोटे से भाग से किसी विदेशी हमलावर को हटा देना, वहां से निष्कासित कर देना, उसके लिए स्वतंत्रता संग्राम जैसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से यह माना जाता है कि यह जो विदेशी यूनानी आक्रमणकारी थे, इस यूनानी आक्रमणकारियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भाग को मुक्त कराया था, इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता जैसे नामों से भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन था बड़ा रोमांचकारी जीवन था। वास्तव में भारतीय इतिहास में मौर्य जो वंश है, मौर्य जो साम्राज्य है, चाहे उनकी राजनीतिक उपलब्धि हो, चाहे उनकी प्रशासकीय उपलब्धि हो, या आने वाले वंशों के लिए हमेशा प्रेरणा देंगी। जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का विषय है तो विद्वान कहते हैं कि पाटलिपुत्र के पास संभवतः विंध्यन पर्वत के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था। उसी दौरान चाणक्य घनानंद जो मगध का शासक था नंद वंश का, उससे अपमानित हुआ था। उसके अंदर घनानंद को हटाने की योजना काम कर रही थी। मगध राजवंश पे वह नंद वंश का समूल उन्मूलन चाहता था। वह भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसकी महत्वाकांक्षा को अमली जामा पहना सके। चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था। राजकीलम खेल में बीच में एक बालक बैठा होता था, उसके चारों तरफ से कुछ और लड़के बैठे होते थे, तो राजा और प्रजा का खेल होता था। इसी को राजकीलम नामक खेल कहते हैं। देखिए योग्यता बचपन में ही दिख जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य निश्चित रूप से उसके अंदर योग्यता थी। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था, चाणक्य की नजर पड़ती है। चाणक्य की पारखी नजर थी। वो चंद्रगुप्त मौर्य में देख लेता है कि भविष्य का यही सम्राट होगा, मगध के सिंहासन पर बैठेगा, घनानंद को निष्कासित क्या नाम करके यही मौर्य वंश का उत्तराधिकारी हो, यही मगध का उत्तराधिकारी होगा। लोग कहते हैं कि उसका जो संरक्षक रहता है, एक शिकारी के यहां वो पल्ला बढ़ा रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, उससे 1000 रुपया करसापण में खरीद लेता है। 1000 करसापण मतलब 1000 चांदी का सिक्का। 1000 करसापण में खरीदता है और उसको लेके तक्षशिला विश्वविद्यालय चला जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। सारे शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि चाणक्य वहां का खुद का आचार्य था। उसकी भी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। और चरक सुश्रुत प्रसेनजीत की भी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। चाणक्य ले आता है 8 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी पूरे मनोयोग से सारे शिक्षा में वह पारंगत होता है। इसके बाद की कहानी जैसा चाणक्य दिशा निर्देश देता है, वैसा वैसा काम वह चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो एक भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य की आज बन गई है
हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियों में हम लोग पढ़ेंगे मगध की विजय, कैसे नंद वंशों का वह नंद वंश का उन्मूलन करता है, सेल्यूकस निकेटर का जो पे विजय करता है, पश्चिमोत्तर भाग को कैसे यूनानी दास्ता से मुक्त कराता है, अन्य जो उसकी विजय हैं, कैसे सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के लिए वह तमाम जनजातियों की डाकुओं की सेना एकत्रित करता है, छोटे छोटे सैन्य टुकड़ियों की मदद से वह मगध पे आक्रमण करता है और एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो अगली क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।